सफल होगी तेरी आराधना। साफ साफ बताओ मुझे, और बताओ कि दामिनी के साथ तुमने किया क्या है, क्योंकि मैं इतना तो जानता हूँ कि तुम दामिनी की जान तो नहीं ले सकती, उसे मार तो नहीं सकते, और वो खुद अपनी जान लेगी ही नहीं। बताओ क्या किया तुमने, क्या किया तुमने दामिनी के साथ? तुम्हारे एम्बिशन के बीच में आ रही थी वो, तुम्हारे लालच के बीच में आ रही थी वो। रास्ते से हटाना चाहती हो क्या मुझसे या विनायक से दूर करना चाहती हो उसे? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी झूठी कहानी और नकली दामिनी जी ने आपके दिमाग में भर के रखी है ताकि आप सच के बारे में सोच ही ना पाए। सच यही है कि वो दामिनी जी नहीं थी, वो कोई बहरूपिया थी। मैं अपनी दामिनी को अच्छी तरह जानता हूँ, मैं उसे पहचानने में धोखा नहीं खा सकता। तो तुम झूठ बोल रही हो। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है आराधना, चुपचाप मुझे बता दो कि दामिनी है कहाँ, वरना मैं वो कर गुजरूंगा जिसका अफसोस मुझे भी होगा और तुम्हें भी। आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन उससे मेरा सच नहीं बदलेगा, क्योंकि असलियत यही है कि उन्होंने मुझे रास्ते से किडनैप करवाया था, मैंने नहीं। वो तो मुझे मारने वाली थी, लेकिन पता नहीं कैसे वो खुद खाई में कूद गई। ये आराधना झूठ तो नहीं बोलती, इसकी शक्ल भी बता रही है कि ये सच बोल रही है। फिर दामिनी ने खुद को क्यों मारा? वो सच में दामिनी ही थी या कोई बहरूपिया थी? हेलो प्रशांत। अरे मेनका, क्या हुआ भाई? आज तो घर में बड़ा तूफान आया होगा। सुना है दामिनी फिर भाग गई। वो भागी नहीं है। माधव का कहना है कि आराधना ने दामिनी को किडनैप करके कहीं रखा है, जबकि आराधना ये कह रही है कि दामिनी ने खुदकुशी की है। खाई में वो खुद ही मारी है। खुदकुशी? अरे भाई, माधव से शादी करना किसी खुदकुशी से कम था क्या, जो खाई में कूद गई? प्रशांत, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। पता नहीं चल रहा है यहाँ क्या खेल खेला जा रहा है। लेकिन एक बात तो तय है, जिसने भी ये खेल खेला है ना, वो बहुत ही स्मार्ट है। ऐसी चाल चली है कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये खेल की शुरुआत कहाँ है और अंत कहाँ। किसी ने कोई भी खेल खेला हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा तो फायदा ही हो रहा है ना। दामिनी चली गई है और आराधना की ऐसी हालत है कि माधव उस पर भरोसा ही नहीं कर रहा। तो इस मौके का फायदा उठाओ, निकालो आराधना को घर से बाहर और करा लो सारी जायदाद अपने बेटे के नाम। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो प्रशांत। 2 बिल्लियों की लड़ाई में हम उसका फायदा तो जरूर उठा सकते हैं। That's like my intelligent wife. Sorry. तुम अपना काम करो और मैं अपना करता हूं। सच बताओ आराधना, दामिनी कहाँ है? एक बार माधव की तरफ देखो। दामिनी उसकी जिंदगी है, दामिनी के बिना वो नहीं जी पाएगा। मत सब्र लो उसके इम्तिहान का। और हमें ये बताओ, कहाँ है दामिनी? क्या किया तुमने दामिनी के साथ? अरे लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते, इसे 4-5 कोड़े लगाइए तो सच बोलेगी ये। अरे गलती हो गई बड़े भैया हमसे, जो इंसानियत के नाते इसकी हर गलती को माफ कर दिया। अरे जेठानी जी सही कह रही थी, जब इसने पहली बार उनके गाउन में आग लगाई थी ना, तभी इसके खिलाफ हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था, पर हमने ऐसा कुछ किया नहीं ना। और उसके बाद इसने उन्हें मशरूम खिलाकर मारने की कोशिश की, ये जानते हुए कि जेठानी जी को मशरूम से एलर्जी है। और उसके बाद तो इसने हद ही कर दी। अरे उन्हें बॉक्स में बंद कर दिया। हमें इसे मौके पे मौका देते गए, जिसका ये गलत फायदा उठा रही थी। पहले इसके खिलाफ एक्शन ले लिया होता ना, तो आज जेठानी जी हमारे साथ खड़ी होती। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसे इस घर में रहने की हमें इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। अरे हम नहीं जानते थे कि इसके भोले भाले चेहरे के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है। चंद पैसों के लिए और ऐशो आराम के लिए तुमने हमारा घर ही उजाड़ दिया। बस मादा बस,
अब इस लड़की पर भरोसा करना बंद करो। बुलाओ पुलिस को, वही उगलवाएंगे सच इसके मुंह से। तब जाकर ये लड़की हमें बताएगी कि दामिनी कहाँ है और इसने दामिनी के साथ क्या किया है। फिलहाल तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी दीदी। पुलिस अभी दामिनी को ढूंढ रही है। अच्छा, तो ठीक है। इसके मुंह से सच उगलवाने के लिए अब हम अपनी औकात में आएंगे। आखिरी बार हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, बताओ सच क्या है? बोलो, कहाँ है दामिनी? इतना तो मानते हैं ना कि मैं विनायक को अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ। वो मेरा बेटा है और मेरी ममता खोटी नहीं। मैं विनायक की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने दामिनी जी को किडनैप नहीं किया था, मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया था। इतना तो भरोसा कर सकते हैं ना आपकी एक माँ कभी भी अपने बेटे की झूठी कसम नहीं खा सकती है। खबरदार, खबरदार, अगर तुमने हमारे बच्चे की झूठी कसम भी खाई, इस बच्चे को उसकी माँ से अलग करके अपनी जान बचाने के लिए इस बच्चे की झूठी कसम खा रही हो तुम। ठीक है, तुमने इसे पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, पर क्या अब तुम में इतनी भी ममता नहीं बची है कि इस बच्चे की झूठी कसम खाते वक्त अपनी जान बचाने के लिए तुमने एक बार भी अपने पलके नहीं झपकी? आप गलत समझ रही हैं। मैंने विनायक की झूठी कसम नहीं खाई है। चुप! अपनी गंदी जुबान से विनायक का नाम भी मत लेना तुम, समझी? तुम्हें क्या लगता है कि इसकी माँ इससे अलग हो गई तो ये बच्चा बिन माँ का बेटा है? नहीं, इसकी बुआ माँ अभी भी जिंदा है। हम परवरिश करेंगे हमारे भतीजे की, हम परवरिश करेंगे। एमडी, एमडी, दामिनी, एमडी, कहाँ हैं आप? एमडी, अचानक ये यहाँ कैसे आ गई? माधव, तुम्हें पता था क्या ये आने वाली है? जीजी, कहीं से पता तो नहीं चल गया? इस घटने को 2 घंटे भी नहीं हुए और इसे कैसे पता चल गया? ये तो यूएस में थी ना? हेलो सिस्टर, दामिनी दी, आई एम हियर, आई एम बैक। दामिनी दी, कितना सोओगे आप? आ जाओ बाहर, आपकी बहन आई है। आइए, जरा मेरा वेलकम कीजिए, आरती वारती उतारिए। अच्छा, मैं समझ गई, आपने मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया होगा और मैंने वो चौपट कर दिया, राइट? अच्छा ठीक है ना, अब क्या करूं, मेरी फ्लाइट जल्दी आ गई थी। एयरपोर्ट पे मैं कितना टाइम पास करती। दामिनी दी, आ जाओ ना। देखा, मैं जानती थी मेरी बहन मेरे वेलकम के लिए आए ना आए, पर एमडी मेरे वेलकम के लिए जरूर आएंगे।
कहाँ है मेरी महारानी? सो रही है ना अब तक? एक नंबर की आलसी है सच में। एक वो है जो सुबह नहीं उठ सकती है, और एक आप वो जो लेट तक नहीं सो सकते हो। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हो? जहां पे भी जा रहे हो ना, सारे प्लान्स कैंसिल कर दीजिए और मेरा वेलकम कीजिए। मेनका दीदी प्रणाम। खुश रहो बेटा। कैसी हैं आप? हम बिल्कुल ठीक है। तुम कैसी हो? यहाँ अचानक कैसे? अचानक कहाँ? मैं तो उसी दिन आने वाली थी जब मुझे पता चला कि मेरी बहन वापस आ गई है। पर वो टिकट वीजा ये सब चक्करों में ना लेट हो गई, और ऊपर से मुझे दीदी ने ये बताया कि वो अकेली नहीं है, अब मेरा भांजा भी इस दुनिया में आ गया है। तो फिर तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई और फौरन आ गई। पर दोनों हैं कहाँ? मुझे मिलना है उन दोनों से। आप लोग ऐसे चुप क्यों हैं? कुछ बता क्यों नहीं रहे? कहाँ हैं वो लोग? दी ठीक है ना? देविका, बात ही कुछ ऐसी है कि सबकी बोलती बंद हो गई है। ऐसा क्या हो गया डिम्पल? वो क्या है ना, तुम्हारी दीदी वापस तो जरूर आई थी, लेकिन कल रात उनका एक्सीडेंट हो गया। व्हाट? एक्सीडेंट? कहाँ है वो? I mean, आप सब लोग यहाँ पे क्यों है? हम हॉस्पिटल में क्यों नहीं है? देविका, दरअसल सब कुछ यूं अचानक हो गया कि कल रात को उस पहाड़ी से उसकी गाड़ी खाई में गिर गई। लेकिन पुलिस अभी भी उसे ढूंढ रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि दामिनी ठीक होगी, जल्दी मिल जाएगी। माफ करना माधव जी, अब आपकी ये उम्मीद पूरी नहीं हो पाएगी। हमें जिस बात करना था वही हुआ। दामिनी जी अब इस दुनिया में नहीं रही। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, प्लीज चादर मत हटाइएगा, आप देख नहीं पाएंगे। इतनी हाइट से गिरने के बाद फेस पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, पहचान में नहीं आएगा। पर अब मैं वापस आ गई हूँ, अब आप परेशान मत होना। एमडी, अब हमारी फैमिली पूरी हो गई। भैया भैया, क्योंकि एक एक्सीडेंट केस है इसलिए इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। ये सब क्या हो रहा है? ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? एमडी मुझे बोलिए ना, क्या हुआ दी के साथ? अपने दी को इतने रात को जाने ही क्यों दिया बाहर? दी ने मुझे बोला था कि उन्हें पार्शियल अमनीशिया है, कि तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? उन्हें रात को क्यों जाने दिया बाहर? हाँ बताइए ना।
नहीं 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 देविका, ऐसी बात नहीं है। माधव ने उसे बाहर जाने ही नहीं दिया, बल्कि उसकी इस हालत की वजह से माधव उसे अकेला छोड़ता ही नहीं था। वो क्या है ना, वो इस आराधना की वजह से वो आराधना क्या? मेरी दामिनी मरी नहीं है, उसे मारा गया है। ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। और मर्डर किया है इस औरत ने, उसे मारा है। इसकी वजह से मेरा घर परिवार खराब हो गया, बर्बाद हो गया। इसकी वजह से गिरफ्तार कीजिए इसे इंस्पेक्टर जी। यही मर्डरर है। Get him out! ये मेरी दूसरी पत्नी है। जबरदस्ती इसने मुझसे शादी की, हमने कुछ नहीं कहा। बार बार ये दामिनी पे इल्जाम लगा रही थी। अरे तरस खाकर इस घर में इसे जगह दी हमने, इज्जत दी, लेकिन इसने क्या किया? बदले में सब बर्बाद कर दिया। मेरे बच्चे के सर से मां का साया छीन लिया। इसे जीने का कोई हक नहीं है इंस्पेक्टर। अरेस्ट! मेरी बात नहीं सुन रहे आप? अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो आज मैं इसे जरूर जान से मार दूंगा। आज मैं इसे जान से मार दूंगा। इसने सब बर्बाद कर दिया, सब कुछ छीन लिया मुझसे। इसे जीने का कोई हक नहीं है। भैया नहीं, भैया संभालिए अपने आप को भैया, प्लीज। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने अपने आदमियों से मुझे अगवा करवाया था और मुझे तो गाड़ी तक चलानी नहीं आती, फिर मैं उन्हें पहाड़ तक कैसे लेकर जा सकती हूँ? वो खुद गाड़ी चला रही थी और उन्होंने मुझे भी बांध कर रखा था। मुझे मारने तक की धमकियां दे रही थी वो, और इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाती या कुछ भी समझ पाती, वो पहाड़ से कूद गई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो खुद क्यों कूदेंगी? वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैंने उन्हें नहीं मारा है और उन्होंने खुदकुशी की है। मिस्टर भारद्वाज, कहीं ऐसा तो नहीं अपने पार्शियल एमनीशिया की वजह से उन्होंने खुद ही कदम उठाया? कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी दामिनी इतनी कमजोर नहीं है इंस्पेक्टर कि कोई बीमारी के चलते वो अपनी जान ले ले। जान रिश्ते नहीं है। उन्होंने किसी बीमारी के चलते अपनी जान नहीं ली है। उन्हें कोई बीमारी थी भी नहीं, और असल में तो वो दामिनी जी थी भी नहीं, कोई बहरूपिया थी। क्या बोल रही हैं आप? वो दामिनी जी नहीं, बल्कि उनकी जैसे दिखने वाली बहरूपिया थी, जो कि अपनी शक्ल का फायदा उठाकर इस घर में आई थी और साहब जी की जिंदगी में भी आई थी, ताकि इस घर की दौलत और शान और शौकत उन्हें मिल सके। लालची वो थी, मैं नहीं। और उसे साहब जी या उनके परिवार से कोई मतलब नहीं है, उनके सिर्फ पैसों से मतलब था। बस करो आराधना, ये कैसा घटिया इल्जाम लगा रही हो तुम मेरी दी पर? हाँ, दामिनी दी थी वो, मैंने उनकी आवाज सुनी थी, उनसे बातें करी थी मैंने। आई एम 100% श्योर कि वो मेरी दामिनी दी थी। अरे वो तो तुम्हारे बारे में इतनी तारीफ करती थी, ये कहती थी कि तुमने विनायक का इतना अच्छा ख्याल रखा है। तुम उन पे इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो, उन पे उंगली उठा रही हो। मेरी दी को लाइफ की कदर थी, उनके लिए खुदकुशी करना ना कमजोरी की निशानी थी। इंस्पेक्टर, मेरी बहन ने खुदकुशी नहीं की, अपनी जान खुद नहीं ली है उन्होंने। हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, पर किसी के कहने पर हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अदालत में इनका गुनाह साबित करने के लिए हमें सबूतों और गवाहों की जरूरत भी पड़ेगी। सर गवाह है। आइए। भैया, जब हम भाभी को खाई के पास ढूंढ रहे थे, ये लोग मुझसे बात करने आए थे और इन्होंने मुझे कुछ बताया। बताओ,
जो तुमने मुझसे कहा था। साहब वैसे तो वहाँ बहुत अंधेरा था, हमें कम ही दिख रहा था, लेकिन हमने इतना जरूर देखा कि वो मैडम कूदी और ये उनके ऊपर थी। लेकर जाओ इनको और लिखित गवाही दर्ज करना इनकी। चलिए हमारे साथ। अब इस हादसे के गवाह हैं हमारे पास, तो इन्हें अरेस्ट कर सकते हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इन सबको कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं मेरे बच्चे को ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। विनायक को मैं अकेले यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। विनायक अकेला नहीं है। विनायक के साथ उसका पूरा परिवार है। उसके पापा है और अब उसकी माँ जैसी मासी भी। ले चलो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं मेरी विनायक को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती हूँ ऐसे। तो गोंद जैसा लग रहा है। जो मैं सोच रही हूँ, क्या वो हो सकता है? क्या सच में किसी ने अपने चेहरे पर दामिनी जी के चेहरे का मुखौटा लगाया था? इसे तो रिएक्शन हो रहा है। दादा, इंजेक्शन कहाँ है? अंदर जाकर सिर्फ मुंह छुपाने की कोशिश कर रही है, वो कुछ नहीं हुआ है उन्हें। इस लड़के ने ना मुझे मारने का फुल प्रूफ प्लान बनाया था। आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन उससे मेरा सच नहीं बदलेगा, क्योंकि असलियत यही है कि उन्होंने मुझे रास्ते से किडनैप करवाया था, मैंने नहीं। अब ना मेरी जिंदगी पर कोई खतरा है और ना ही हमारे रिश्ते पर। हम अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करेंगे। तो गोंद जैसा लग रहा है, लेकिन ये मेरे हाथ पर कैसे आया? मैं असली दामिनी नहीं, उसकी बहरूपिया हूं। एमडी, विनायक सो गया। थैंक्स। अगर वो दामिनी जी नहीं थी तो कौन थी? और इस घर की बहू बनकर और साहब जी की पत्नी बनकर क्यों आई थी इस घर में? आज से मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होगी, लेकिन तुम्हारी कहानी का होगा दी एंड। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि वो करना क्या चाहती है। मुझे मारते मारते वो खुद बाहर से कैसे कूद गई? किस खेल की शुरुआत होने की बात कर रही थी वो? लेकिन जो भी हो, मुझे हर हाल में घर वापस जाकर उनके सच का पता लगाना ही होगा। जेठानी जी के जाने के बाद बड़े भैया ने जैसे अपने मुंह पे ताला ही लगा लिया। अरे पिछले 4 दिनों से एक शब्द नहीं बोले मुझसे। पिछली बार तो बड़े भैया पूरे 14 महीनों के लिए वनवास में बैठ गए थे, पर इस बार के सदमे से लगता है मानो पूरे 14 साल ही काट कर लौटेंगे। क्या है, घूर क्या रहे हो मुझे? सही तो कह रही हूँ। एक तो जीजी भी जेठानी जी की आत्मा की शांति के लिए काशी चली गई है, और एक मैं यहाँ खड़ी होकर दीवारों से बातें कर रही हूँ। वकील साहब,
आज केस की पहली सुनवाई है, हमें माधव जी से बात करनी ही होगी। बड़े भैया अभी बात करने की हालत में नहीं है, आपको जो कहना है मुझसे कहिए। किशन जी, हमारा केस बहुत ही स्ट्रांग है, जीतने के फुल चांसेस हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है कि आप सभी लोग ये केस लड़ना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो भी इसी घर की बहू है और माधव जी की पत्नी भी। ये केस लड़ने का फैसला बड़े भैया ने खुद किया था और बड़े भैया कभी अपने फैसलों से पीछे नहीं हटते। वकील साहब, चाहे जो कुछ भी हो, आराधना को इस पाप के लिए हमारे में से कोई भी कभी माफी नहीं देगा। आप लोगों की गवाही और आई विटनेसेस की गवाही के बाद हमें ये केस कोई नहीं हरा सकता। मैं चलता हूँ और आप लोग 4 बजे तक अदालत पहुंचिएगा। देखिए ना, विनायक बहुत रो रहा है। आज सुबह से चुप ही नहीं हो रहा है। ये क्या करे? मुझे दीजिए, मैं ट्राई करती हूँ। तो मुझे लाओ। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। नहीं, एम बापा, मैं इस वक्त आपकी पूजा या आरती नहीं कर पा रही, लेकिन मेरी प्रार्थना स्वीकार करिएगा। मेरे विनायक की रक्षा करिए आप। तुझे देख के इतना तो यकीन है, तो एक मक्खी नहीं मार सकती, इंसान क्या मारेगी? पर अपनी फूटी किस्मत की वजह से यहाँ पड़ी है और इस हाल में खुद को बचाने की जगह भगवान की पूजा कर रही है, जिसकी वजह से तो यहाँ कैद है। पापा बिना वजह किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। उनके हर कदम के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर छुपा होता है। उन्होंने मुझे यहाँ बंद शायद इसीलिए किया है क्योंकि वो मुझे एक रास्ता दिखाना चाहते हैं जो मैं इस वक्त देख नहीं पा रही हूँ। लेकिन मुझे पापा पर पूरा भरोसा है कि वो मेरी मदद जरूर करेंगे। इस चक्रव्यूह में मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे वो, और उस गुनाह की सजा मुझे नहीं देंगे वो जो मैंने किया ही नहीं है। आराधना, तुमसे कोई मिलने आया है। माधव साहब जी आए हैं। क्या हुआ देविका? क्या कहा डॉक्टर ने? विनायक फिजिकली फिट है, पता नहीं इतना क्यों रो रहा। इनफैक्ट डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे। इसे चुप कराने की और कुछ खिलाने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर ये ऐसे ही बिना खाए पिए रोता रहा तो इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और ड्रिप लगानी पड़ेगी। आराधना जी के लिए रो रहा है विनायक, उसे जरूरत है उनकी। चुप चंदा, और उस खूनी आराधना का नाम इस घर में कोई नहीं लेगा। आराधना विनायक की माँ नहीं है, समझी तुम? और उसकी माँ दुनिया में नहीं है, उसको याद करके रो रहा है ये। माफ करना छोटी मालकिन, छोटा मुंह बड़ी बात, पर आराधना जी हमेशा विनायक की माँ रहेंगी। उन्होंने उसे जन्म दिया है, अपना दूध पिलाया है, पाला पोसा है, और बड़ी मालकिन से तो उसका कभी रिश्ता ही नहीं बन पाया। आराधना जी कहाँ होंगी, किस दर्द में क्या महसूस कर रही होंगी, अपने विनायक के लिए तड़प रही होगी, इसीलिए विनायक भी वो महसूस करके रो रहा है। चंदा, भाभी जी, आप यहाँ? भाभी जी सच कहूं तो मुझे आपको यहाँ इस हाल में देखकर बहुत बुरा लग रहा है। खैर, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपका शुभचिंतक हूं। और देखिए ना, अपने साथ शहर के सबसे बड़े वकील साहब को भी लेके आया हूं। ये आपका केस लड़ेंगे। मेरे रहते आपको आंच तक नहीं आएगी। आप
मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? अरे भाभी जी, हम दोनों ही उस घर के लिए पराए हैं और ऐसे में उनके दिए हुए हर अत्याचार, हर गुस्से को सहने के लिए हम दोनों को एक दूसरे के सहारा बनना जरूरी है। इसीलिए आपकी मदद के लिए यहाँ आया हूँ। आपने मेरे लिए इतना सोचा, उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन अगर मैं आपकी मदद लूंगी तो मेरे पति को अच्छा नहीं लगेगा। भाभी जी, किस पति की बात कर रही हैं आप? वो पति जो आपको अपनी पत्नी ही नहीं मानता है, बल्कि उसने तो आपको यहाँ जेल में डाल दिया है और आप ऐसे पति की फीलिंग्स की फिक्र कर रही हैं। वो हमारे पति पत्नी के बीच की आपस की बात है, उसमें आपको दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने वकील को लेकर यहाँ से जा सकते हैं। अगर आप नहीं चाहती हैं तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन कम से कम वकील साहब की एक मुफ्त की सलाह तो ले लीजिए, शायद बच जाए। हेलो, एडवोकेट राज। मैंने आपका केस अच्छे से स्टडी किया है। आप और दामिनी जी माधव जी की पत्नी हैं और दामिनी जी का मानसिक संतुलन अस्थिर है। और दामिनी जी जब मरकर वापस आई तो आपको ये गवाही देनी है कोर्ट में कि जब उन्होंने आपको और माधव जी को साथ देखा तो उनसे रहा नहीं गया और मौका देखकर उन्होंने आप पर हमला कर दिया। आपने अपने बचाव में उन्हें धक्का दिया और वो खाई में गिर गई। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, आपको उनको मारने का कोई इरादा नहीं था। या तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपके पति ने आपसे झूठ कहा। उन्होंने पहले शादी कर ली थी और बिना बताए आपसे दूसरी शादी कर ली, और जब पहली पत्नी वापस आ गई तो आपको छोड़ दिया। देविका, बड़े भैया ने एक दो बार विनायक को पहले चुप कराया है, शायद वो इसे चुप करा सके। एमडी, एक बार आप ट्राई कीजिए, शायद अपने पापा के पास चुप हो जाए। कोई बात नहीं, मैं इसे दवाई देके सुला देती हूँ। चलिए भैया, कोर्ट में चलते हैं, गवाही देनी है। चलो डिम्पल, हम चलते हैं। चलिए। एमडी, आप कोर्ट नहीं जाएंगे? विनायक को मैं संभाल लूंगी, आप चले जाइए। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू मिलॉर्ड। योर ऑनर, आज इस अदालत में जो केस आया है वो निर्दयता, नफरत और जलन का सटीक उदाहरण। योर ऑनर, कहते हैं एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है और इस केस ने ये पूरी तरीके से साबित भी कर दिया। मिस आराधना ने अपने पति की पहली पत्नी निर्ममता से हत्या कर दी एंड इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। योर ऑनर, योर ऑनर, मिस आराधना ने कई बार मिसेस दामिनी भरद्वाज को मारने की कोशिश की थी, पर जब वो नाकामयाब रही तो इन्होंने एक ऐसी साजिश रची जिसमें एक ही बार में जिंदगी से वो कांटा निकालकर फेंक दिया और किसी को भनक तक नहीं लगी। मैं बताता हूँ आपको, बहुत गरीबी में पली बड़ी है मिस आराधना और बचपन से ही ख्वाब थी अमीरी, ऐशो आराम, पैसे, बड़ी हवेली में रहना, बड़ी गाड़ी में घूमना, ये सब की तमन्ना थी। अर्धना की मैं बताता हूँ आपको, मिस आराधना माधव जी की पत्नी से मिली, मिसेस दामिनी भरद्वाज मिलॉर्ड। उनके बच्चे की सरोगेट मदर बनने का वादा किया और फिर के बच्चे का नाम का फायदा उठाकर उन्हें ब्लैकमेल किया मिलॉर्ड, समाज में उनका नाम खराब किया। इतना ही नहीं मिलॉर्ड, मिस आराधना ने माधव जी पर नाजायज संबंध का इल्जाम लगाकर उनसे शादी भी कर दी। और जब दामिनी जी वापस आ गई तो इनको यह भी लगा कि इनकी सत्ता हिलने लगी और इन्हें लगने लगा कि ये फिर से वही गरीबी के दलदल में फंसने वाली है और अपने लालच में इन्होंने दामिनी जी को मार डाला। योर ऑनर, अपनी बात साबित करने के लिए मेरे पास पूरे भरद्वाज परिवार की गवाही है। उस परिवार की एक एक शख्स ये दावे के साथ कह सकता है कि आराधना ने कई बार दामिनी जी को मारने की कोशिश की,
और दामिनी जी ने खुद अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की थी और माधव जी ने भी बहुत कोशिश किया था उन्हें बचाने की, और अंत में इस लड़की ने उन्हें चालाकी से अगवा कर लिया और पहाड़ियों में लेके जाकर भाई से उन्हें धक्का दे दिया मिलॉर्ड। थैंक यू मिलॉर्ड। योर ऑनर, डिफेंस प्रोसिक्यूशन की किसी भी बात से सहमत नहीं है। ये सब झूठ है। मेरी क्लाइंट के बारे में गलत अफवाह उड़ाई जा रही है। इन्होंने कुछ नहीं किया है, वो बस माधव और दामिनी के बच्चे की सैरोगेट मदर थी। दामिनी जी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने खुदकुशी की है। मेरी क्लाइंट ने उन्हें नहीं मारा। इस बात की गवाही मेरी क्लाइंट खुद देगी। आराधना जी, आप अदालत को बताइए कि उस रात क्या हुआ था। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, अब जो भी कहेगी सच कहेगी, सच के सिवाय कुछ नहीं कहोगी। मैं यहाँ जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जज साहब, मैं जानती हूँ कि अभी वकील साहब ने जो कुछ भी कहा वो सुनने के बाद यहाँ सबको ये लग रहा होगा कि मैं बहुत ही बुरी इंसान हूँ, और लगेगा भी, क्योंकि मैं किसी की दूसरी पत्नी हूँ। और एक बार दूसरी पत्नी होने का ठप्पा लग जाता है तो एक औरत को बहुत ही गलत नजरिए से देखा जाता है। लेकिन फिर भी मैं अपने सच पर टिकी रहूंगी। यहाँ कोई मेरी बात माने या ना माने, मैं झूठ नहीं बोलने वाली। और सच यही है कि मैं दामिनी जी की बहुत इज्जत करती थी, और उनके साथ कुछ गलत करने के बारे में या उन्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। लेकिन 1 साल बाद जो हम सबकी जिंदगी में आई, वो दामिनी जी थी ही नहीं। जिनका खून करने का इल्जाम मुझ पर लगाया गया है, वो दामिनी जी नहीं थी। मैं जानती हूँ कि ये बात साबित करने का मेरे पास इस वक्त कोई सबूत नहीं है, लेकिन सच यही है। और ये सच उन्होंने खुद मेरे सामने कबूला था कि वो दामिनी जी के रूप में एक बहरूपिया है, और उनकी नजर सिर्फ और सिर्फ साहब जी की दौलत पर थी। तो ये है सच योर ऑनर, वो नहीं जो मेरे काबिल वकील दोस्त कह रहे हैं या सबको बताना चाह रहे हैं। दैट्स इट योर ऑनर। डिफेंस प्रोसिक्यूटर के पास कहने के लिए अब और कुछ नहीं है। थैंक यू योर ऑनर। मेरे काबिल वकील दोस्त ये भूल रहे हैं कि अदालत सिर्फ एक इंसान की गवाही पर फैसला नहीं सुनाती, क्योंकि अदालत को सबूत की जरूरत पड़ती है। और कोई खूनी ये नहीं कहता है कि मैं खूनी हूं, तो हम इनकी बात कैसे मान लें योर ऑनर? मिस आराधना, अदालत को ये बताइए कि आपने मिसेस दामिनी भरद्वाज पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, इस इल्जाम को साबित करने के लिए क्या आपके पास कोई सबूत है मिस आराधना? नहीं। ओके, कोई गवाह तो होगा ना? नहीं है। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो दामिनी जी नहीं है? बोलिए मिस आराधना। क्योंकि उनका बर्ताव बिल्कुल ही अलग था। वो जिस तरीके की हरकतें कर रही थी, असली दामिनी जी कभी भी वैसी हरकत नहीं करती। मिस आराधना, ये अजीब हरकत उनके दिमागी बीमारी की वजह से भी तो हो सकता है ना? जी, हो सकता है। तो फिर आपने उनकी इस हालत को क्यों नहीं समझा? या फिर मैं यूं कहूं, आपने उनकी इस हालत का फायदा उठाकर उन्हें मार दिया मिलॉर्ड। बिल्कुल भी नहीं, ये बात गलत है। मैंने उन्हें नहीं मारा था, बल्कि उन्होंने मुझे किडनैप किया था और वो मुझे जबरदस्ती बांधकर उस पहाड़ी की तरफ लेकर गई थी। और वो तो मुझे मारने की धमकियां दे रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, वो अचानक उस पहाड़ से कूद गई। मैं जानती हूँ आप सबको मेरी बात पर इस वक्त यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए, यही सच है। योर ऑनर, ऐसी बेतुकी बात पर कौन यकीन करेगा? जिस औरत ने मौत को हराकर जिंदगी को एक दूसरा मौका दिया हो, वो अपनी जान फिर से क्यों लेगी? और क्या कमी थी मिस दामिनी भरद्वाज को कि वो खुदकुशी कर ली? एक इतना प्यार करने वाला पति, अच्छा परिवार, एक बेटा, शानो शौकत, समाज में इज्जत, सब कुछ था। क्या जरूरत थी अपनी जान लेने? और योर ऑनर, अगर दामिनी जी मरना चाहती थी तो अपने घर पे मर सकती थी। इनको फंसा कर क्या मिलता उनको? योर ऑनर, इनके पास इनकी बातों का भले कोई सबूत या प्रूफ ना हो, लेकिन मेरे पास इस बात के सबूत है कि कैसे ये टॉर्चर करती थी मिस दामिनी भरद्वाज को। और इस बात के भी गवाह है कि कैसे इन्होंने उनको थाई पे ले जाकर धक्का दिया था। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन मेरा पहला गवाह मिस्टर राकेश मिश्रा को इस कोर्ट में बुलाना चाहती है। राकेश मिश्रा हाजिर हो। मैं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। क्या अपना नाम बता सकते हैं अदालत?
मेरा नाम राकेश मिश्रा है। तो राकेश जी, आप 14 दिसंबर की रात 9 बजे कहाँ थे? मैं अपने भाई के साथ मुक्तेश्वर जा रहा था। और कैसे जा रहे थे? सर हम बाइक पर थे। राकेश जी, आपने वहाँ रास्ते में क्या देखा? सर वहाँ बहुत अंधेरा था और हल्की धुंध भी हो रही थी, इसलिए कुछ साफ नजर नहीं आया। पर हमने ये देखा कि ये 2 औरतें गाड़ी में थी। अचानक खाई में एक औरत कूद गई और ये ऊपर से देख रही थी। और क्या आपने देखा था गाड़ी कौन चला रहा था राकेश जी? नहीं सर। क्या आप इन्हें धक्का देते हुए देखा था? नहीं, हमने सिर्फ इतना देखा था कि लड़की वो खाई के ऊपर खड़ी होकर देख रही थी नीचे। हमने ये नहीं देखा कौन किसे धक्का दे रहा था और कौन किसे बचा रहा था। योर ऑनर, ये अदालत इनकी गवाही पर कैसे यकीन करे? जब इन्होंने कुछ भी साफ तरीके से देखा ही नहीं है, तो ये अदालत इनकी गवाही को कैसे अपना सकता है? आप जा सकते हैं। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन अपने दूसरे गवाह मिस्टर माधव दास भारद्वाज को पेश करना चाहते हैं। माधव दास भारद्वाज हाजिर हो। इसे जीने का कोई हक नहीं है इसमें। सर, क्या इस अदालत को अपना नाम बता सकते हैं? माधव दास भारद्वाज है। माधव जी, क्या आप इन्हें जानते हैं? जी। क्या आप बता सकते हैं कि आप इनसे पहली बार कहाँ मिले थे? मुंबई में। और क्यों मिले थे माधव जी? इत्तेफाकन मुलाकात हुई। और माधव जी, इनसे आपका रिश्ता क्या है? देखिए, ये मेरी और दामिनी के बच्चे की सरगेट मदर है। क्या ये सच है कि आप पहले सरोगेसी के बारे में नहीं जानते थे? जी नहीं। क्या ये भी सच है माधव जी कि इंसानियत के तौर पर आप किसी को बिना जाने पहचाने अपने घर में बना दिया और नौकरानी का काम भी करने दिया? जी हाँ। क्या ये भी सच है माधव जी कि इन्होंने आपकी इसी अच्छाई का फायदा उठाकर आपको झूठे इल्जाम में फंसाया और आपसे जबरदस्ती शादी कर ली? हाँ। तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि इन्होंने आपकी पत्नी मिसेस दामिनी भारद्वाज को नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की? जी हाँ। क्या ये भी सच है माधव जी कि सरोगेसी का सच बाहर आते ही आपने इन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा और अपने घर में बना दी? हाँ। माधव जी, क्या सच है कि उसी रात दामिनी जी वापस आई? जी हाँ। और क्या दामिनी जी के वापस आने के बाद इन्हें उनसे तकलीफ थी क्योंकि इनकी जगह छीन गई थी? हाँ। माधव जी, क्या इन्होंने आपकी पहली पत्नी दामिनी जी को बहुत तकलीफ दी थी? हाँ। माधव जी, 14 दिसंबर की रात क्या मिस आराधना आपकी पत्नी मिसेस दामिनी भारद्वाज के साथ मुक्तेश्वर रोड की पहाड़ी में थी? हाँ। अपनी मौत से पहले क्या दामिनी जी ने आपको फोन करके कहा था कि ये उनकी जान लेने वाली है और आप आकर उन्हें बचा लें? नहीं। लेकिन ये भी सच है कि आराधना ने दामिनी की जान नहीं ली, बल्कि आराधना किसी की जान नहीं ले सकती। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।